नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में विद्रोह हो गया है, मुल्ला बरादर बागी हो गया है और अंतरिम सरकार में जो हक्कानी नेटवर्क है उसका विद्रोह कर दिया है मुल्ला बरादर ने, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान का कंट्रोल है और मुल्ला बरादर नहीं चाहता है कि तालिबान सरकार पर पाकिस्तान का कंट्रोल हो। अफगानिस्तान में है आतंकी सरकार और अब इस सरकार में पड़ गई है दरार। ये दरार ऐसी है कि विद्रोह का बिगुल बज गया है और ये विद्रोह का बिगुल बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, जो पिछले कुछ साल में तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा था, लेकिन अचानक कुछ दिनों से वो गायब हो गया। कई तरह की खबरें आई। तालिबान ने बरादर का एक कथित ऑडियो संदेश भी जारी किया, लेकिन ये सामने आ रहा है कि बात कुछ और है। तालिबान सरकार में बगावत, बागी हुआ मुल्ला बरादर। आमने सामने बरादर और हक्कानी। अब ये खुलकर सामने आ चुका है कि मुल्ला बरादर और पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क की आपस में जंग चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जंग तब से और ज्यादा बढ़ गई जब से काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया और ये जंग अपने चरम पर पहुंच गई जब अंतरिम सरकार बनाने की बात आई। ये भी खबरें आई कि मुल्ला बरादर और खलील उर रहमान हक्कानी के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें बरादर घायल हो गया। इस आशंका को और गहरा दिया पिछले कुछ दिनों से बरादर की गुमशुदगी ने। बताया जा रहा है कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो बरादर और हक्कानी नेटवर्क में महाभारत छिड़ गई, क्योंकि ये साफ दिखा कि बरादर के पर कतरे गए हैं और हक्कानी नेटवर्क को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हुई है। कतरे गए बरादर के पर। पीएम की जगह डिप्टी पीएम। हक्कानी नेटवर्क की बढ़ती ताकत। आपको बताते हैं कि किस तरह तालिबान की अंतरिम सरकार में हक्कानी नेटवर्क का दबदबा है। कैबिनेट में हक्कानी गुट के 4 मंत्री बना दिए गए। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बना, खलील हक्कानी शरणार्थी मंत्री बना, नजीबुल्ला हक्कानी संचार मंत्री बना, मौलवी अब्दुल बाकी उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया गया। वहीं मुल्ला बरादर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो ही प्रधानमंत्री बनेगा, उसे बना दिया गया प्रथम उप प्रधानमंत्री। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान के समर्थन से ही चलता है हक्कानी नेटवर्क। बरादर ने अंतरिम सरकार में हक्कानी नेटवर्क का विरोध कर दिया है। हाल ही में जब कतर के प्रतिनिधि काबुल पहुंचे थे तो लगभग पूरी तालिबानी कैबिनेट ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन बरादर नहीं था। इसके बाद बरादर के बारे में कई तरह की खबरें आईं और अब ये कहा जा रहा है कि बरादर ने तालिबानी सरकार की बैठकों का बहिष्कार कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि बरादर ने अमेरिका से संपर्क साधा है। बरादर ने अमेरिका से हक्कानी की शिकायत की है। बरादर ने कहा है कि हक्कानी की वजह से दोहा समझौता लागू करना मुश्किल है। मुल्ला बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में तालिबान का गठन किया था। वो तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का डिप्टी था। 2001 में अमेरिकी हमले के वक्त वो देश का रक्षा मंत्री था। 2010 में अमेरिका और पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन में बरादर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सितंबर 2013 में उसे रिहा कर दिया गया। 2018 में जब तालिबान ने कतर के दोहा में अपना राजनीतिक दफ्तर खोला, वहां अमेरिका से शांति वार्ता के लिए जाने वाले लोगों में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर प्रमुख था। पिछले 1 साल में तालिबान का चेहरा मुल्ला बरादर ही था। फिर चाहे वो दोहा में शांति वार्ता हो या फिर इसी साल जुलाई के अंत में चीन में तालिबानी प्रतिनिधिमंडल का जाना हो, चीन में भी नेतृत्व मुल्ला बरादर ही कर रहा था, यानी बरादर ही तालिबान का प्रमुख नेता था।
अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दावा किया जा रहा था कि मुल्ला बरादर को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा की तब सभी को चौंकाते हुए बरादर की जगह मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। 2 डिप्टी पीएम भी बनाए गए, जिसमें एक मुल्ला बरादर था। इसके बाद ये खबरें भी आई कि बरादर खुद को पीएम नहीं बनाए जाने से नाराज है और इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है, जिसके चलते मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसने दोहा वार्ता का नेतृत्व किया, उन्हें पहला डिप्टी पीएम बनाया गया है। वहीं हक्कानी नेटवर्क को बड़ी शक्तियां मिली हैं। इसी के बाद अफगानिस्तान में आतंकियों के बीच ही सत्ता की जंग छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अफगानिस्तान में आतंक राज का 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में अफगानिस्तान के हालात नर्क जैसे हो गए हैं। एक बार फिर से तालिबान राज आ गया है, आतंक और क्रूरता का राज आ गया है। अब आपको दिखाते हैं कि इस 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान कैसे आतंकिस्तान बन गया। एक महीना हो गया है जब अफगानिस्तान में आतंकियों ने हथियारों के दम पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हो गई और इसी के साथ इस देश में सिर्फ और सिर्फ आतंक, डर, दर्द की तस्वीरें दिख रही हैं। 15 अगस्त काबुल पर कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस साल के शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि 11 सितंबर तक अमेरिकी सेनाएं वापस लौट जाएंगी और इसके साथ ही तालिबान ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। धीरे धीरे तालिबान एक के बाद एक जिले और प्रांत पर कब्जा करता गया। अफगानी सेना ने सरेंडर कर दिया। अशरफ गनी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर निकल गए। तालिबान इतनी तेजी से फैला कि दुनिया देखती ही रह गई और 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल में अपना झंडा लहरा दिया। तालिबान आया, आतंक राज लाया। काबुल एयरपोर्ट पर त्राहिमाम। काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही ये साफ हो गया कि अब तालिबान को कोई नहीं रोक सकता। काबुल से इसके बाद जो तस्वीरें आई उसे देखकर दुनिया दहल गई। हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। अपना सब कुछ छोड़कर लोग जाने लगे, किसी तरह कहीं और पहुंचने की कोशिश करने लगे। लोग प्लेनों पर चढ़ने के लिए अपनी जान पर खेलने लगे। कितने ही लोगों की इस जद्दोजहद में मौत भी हो गई। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पर लटकते लोगों की तस्वीरें दुनिया कभी नहीं भूलेगी। एयरपोर्ट पर त्राहिमाम मच गया। लोग अपने बच्चों को अमेरिका समेत दूसरे देशों के सैनिकों को देने लगे कि किसी तरह इन्हें बचा लो। वहीं बाहर तालिबान लोगों पर गोलियां बरसा रहा था, उन्हें बेरहमी से पीट रहा था। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल समेत पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। काबुल के एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका समेत नाटो ग्रुप और भारत समेत दूसरे देशों ने अपने देश के लोगों को निकाला। 30 अगस्त अमेरिका की वापसी। अफगानिस्तान में आतंक की लहर। अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक वापस लौटना था, लेकिन सेनाएं 30 अगस्त को ही लौट गईं और इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान से लगने वाली ईरान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं को लोग पैदल ही पार करने की कोशिश करने लगे। ये कोशिश आज भी जारी है। दूसरे आतंकी गुटों की वापसी। वापस आया हक्कानी नेटवर्क। वापस आया ISIS खुरासान। वापस आया अल कायदा।
तालिबान के आते ही दूसरे आतंकी गुटों ने तेजी से सिर उठाना शुरू कर दिया। अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी और 9/11 को अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी का वीडियो संदेश भी आ गया। ये बता दिया कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 जवाहिरी मरा नहीं, जिंदा है। तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और सुरक्षा की जिम्मेदारी कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के हाथों सौंप दी। वहीं काबुल एयरपोर्ट के पास 27 अगस्त को जबरदस्त धमाके हुए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 13 अमेरिकी मरीन कमांडो भी मारे गए और इन धमाकों की जिम्मेदारी ली ISIS खुरासान ने। यानी ये साफ हो गया कि अफगानिस्तान अब एक बार फिर आतंक का गढ़ बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मानवाधिकार और लोकतंत्र को बंदूक के दम पर किनारे कर आतंकियों ने अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। इस सरकार में पूरी तरीके से पाकिस्तान का असर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान भुखमरी की कगार पर आ गया है, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन पंजशीर सिर्फ एक ऐसा प्रांत है जहां पर तालिबान की एक नहीं चल रही है। 7 सितंबर तालिबान की अंतरिम सरकार। अंतरिम कैबिनेट में पाकिस्तान का असर, हक्कानी नेटवर्क को बड़े अधिकार। तालिबानी आतंकियों ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। 33 मंत्रियों की कैबिनेट में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को तालिबान का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके साथ 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया, अब्दुल सलाम हनफी को दूसरा उप प्रधानमंत्री और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री। हालांकि इस आतंकी कैबिनेट बनने के बाद मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क में तकरार सामने आ गई। आम जनता पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई 7वें आसमान पर, भुखमरी की कगार पर देश। तालिबान राज में अफगानिस्तान 1 महीने के अंदर उसी हाल में पहुंच गया जहां 20 साल पहले था। 1996 से 2001 तक तालिबान ने शासन करके देश को जहन्नुम बना दिया था। एक बार फिर वही हो रहा है। लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, हर तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लोगों के पास पैसा नहीं बचा है, खाने को नहीं है। UN की रिपोर्ट कहती है कि इस महीने के अंत तक अफगानिस्तान में अनाज का भंडार खत्म हो जाएगा। हालांकि इस बार काबुल समेत कई जगह लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तालिबान गोली और आतंक के दम पर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। पंजशीर का ऐलाने जंग। देश के 34 में से 33 राज्य तालिबान के कब्जे में आ गए हैं, सिवाय पंजशीर के, जिसने पहले ही दिन कह दिया था कि वो समर्पण नहीं करेगा। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे के तहत तालिबान से जंग लड़ी जा रही है। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह दोनों पंजशीर में मौजूद हैं। तालिबान के सामने पंजशीर के लड़ाके मोर्चे पर डटे हुए हैं और अगर ये कहा जाए कि पंजशीर ही अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद है तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और डी कंपनी की साजिश की। इस साजिश का खुलासा कल हुआ जब दिल्ली, यूपी और राजस्थान से 6 आतंकियों को पकड़ा गया और यह भी बताया जा रहा था कि 26/11 जैसे किसी बड़े हमले की प्लानिंग थी इनकी। मंगलवार को 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये सामने आ रहा है कि इन आतंकियों और इस साजिश का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है, दाऊद इब्राहिम से है। इस कनेक्शन से ये सामने आ रहा है कि एक बार फिर 26/11 जैसे हमले की साजिश थी।
आतंक का पाकिस्तान कनेक्शन। आतंक का डी कंपनी कनेक्शन। 26/11 जैसे हमले की थी साजिश। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जिन 6 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया था, आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि ये सभी कथित आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे और अगले कुछ महीनों के दौरान ही इस देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। इन सबको निर्देश मिल रहे थे पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं से। इनमें से 2 की तो ट्रेनिंग पाकिस्तान में उसी जगह हुई थी जहां कसाब को आतंकी ट्रेनिंग मिली थी। ज़ीशान ओसामा की पाकिस्तान में ट्रेनिंग। पाकिस्तान के थट्टा टेरर कैंप में हुई ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी ज़ीशान और ओसामा ने बताया है कि उन्हें पाकिस्तान के कराची शहर के पास थट्टा टेरर कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। थट्टा वही जगह है जहां 26/11 आतंकी हमले के दोषी आतंकवादी अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। यानी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 26/11 जैसा ही कुछ करने की प्लानिंग थी। मुंबई से एक ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। दिल्ली में पकड़े गए 6 आतंकियों के बाद बुधवार को मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस एजेंट के उन आतंकियों के साथ संबंध हैं और बीते 13 सितंबर को इसी ने एक आतंकी के दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक की थी। यूपी में आरोपियों की तलाश। इस पूरे मामले में यूपी से कल 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। वहीं हुमैद नामक एक शख्स की तलाश की जा रही है, जिसे पकड़े गए ओसामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। मंगलवार को 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये सामने आ रहा है कि इन आतंकियों और इस साजिश का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है, दाऊद इब्राहिम से है। इस कनेक्शन से ये सामने आ रहा है कि एक बार फिर 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। आतंक का पाकिस्तान कनेक्शन। आतंक का डी कंपनी कनेक्शन। 26/11 जैसे हमले की थी साजिश। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जिन 6 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया था, आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि ये सभी कथित आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे और अगले कुछ महीनों के दौरान ही इस देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। इन सबको निर्देश मिल रहे थे पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं से। इनमें से 2 की तो ट्रेनिंग पाकिस्तान में उसी जगह हुई थी जहां कसाब को आतंकी ट्रेनिंग मिली थी। ज़ीशान ओसामा की पाकिस्तान में ट्रेनिंग। पाकिस्तान के थट्टा टेरर कैंप में हुई ट्रेनिंग। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी ज़ीशान और ओसामा ने बताया है कि उन्हें पाकिस्तान के कराची शहर के पास थट्टा टेरर कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। थट्टा वही जगह है जहां 26/11 आतंकी हमले के दोषी आतंकवादी अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। यानी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 26/11 जैसा ही कुछ करने की प्लानिंग थी। मुंबई से एक ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार।
दिल्ली में पकड़े गए 6 आतंकियों के बाद बुधवार को मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस एजेंट के उन आतंकियों के साथ संबंध हैं और बीते 13 सितंबर को इसी ने एक आतंकी के दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक की थी। यूपी में आरोपियों की तलाश। इस पूरे मामले में यूपी से कल 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। वहीं हुमैद नामक एक शख्स की तलाश की जा रही है, जिसे पकड़े गए ओसामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एटीएस की एक टीम ने कानपुर में ही डेरा डाल रखा है। इस तरह के मॉड्यूल्स जो ऐसी एजेंसियां हैं, ISI की एजेंसियां ऐसे मॉड्यूल चलाते रहते हैं। जितनी भी एजेंसी हमारी देश की हैं वो आपस में समन्वय बना के और इनके इरादों को हम लोग ध्वस्त करते रहते हैं। इस बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों के पास से जो हथियार और बारूद बरामद किया है वो बिल्कुल पंजाब में पकड़े गए हथियारों के जखीरे से मेल खाता है। अगस्त में पंजाब में ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार बरामद हुए थे। को चुनाव के समय, त्यौहार के समय डिस्टर्ब करना चाहते थे, शांति को क्षति पहुंचाना चाहते थे। हमारी पुलिस ने उन लोगों को बेनकाब किया है, पकड़ा है और जांच में ये भी सामने आया है कुछ विदेशी तत्व भी शामिल हैं। फिर आया दाऊद का नाम। इन गिरफ्तारियों ने एक बार फिर सामने ला दिया है कि ISI तो आतंकी साजिश रच ही रही है, डी कंपनी भी इसमें भागीदार है। पूरी साजिश में दाऊद और उसके भाई अनीस का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आतंकियों को 2 टीमों में बांटा गया था। इनमें से एक को दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम निर्देश दे रहा था। आतंकियों की इस टीम का काम सीमा पार से हथियार लाना और उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजना था। यही टीम आने वाले फेस्टिवल सीजन में IED प्लांट करने वाली थी। नवरात्रि और रामलीला के दौरान भीड़ भरे इलाके इनके निशाने पर थे। महाराष्ट्र ATS के मुताबिक इनमें से धारावी के रहने वाले जान मोहम्मद के डी कंपनी से रिश्ते थे। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। आतंक की इस कंपनी के तार बहुत लंबे दिख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे इस आतंकी टीम के दूसरे सदस्यों को दबोचा जा सके।